हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे लेबर लॉज के बारे में, यानी कि श्रमिक विधि के बारे में। ठीक है। इसके लेबर लॉज को क्या बोलते हैं? श्रमिक विधि। ठीक है। ये श्रमिक विधि का यूज क्यों हुआ? ठीक है। पहले तो हम इसके इसके इसको समझेंगे कि श्रमिक विधि का यूज क्यों हुआ। एक्चुअली होता कुछ ऐसा था कि जो देखो, ये नियोजक होते, जैसे कि श्रमिक विधि ऐसा था कि श्रमिक विधि को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा था कि जो श्रमिक वर्ग था, ठीक है, श्रमिक वर्ग का श्रम, ठीक है, ये खरीदा बेचा जाता था। जो श्रम था, इसको लोग खरीदते थे, बेचते थे। अब श्रम कैसे खरीदते थे? जैसे कि लोगों का व्यापार होता था, लोगों का व्यापार होता था। अब लोगों का व्यापार कैसे? जिसके आपने सुना होगा कि दास होते थे, ठीक है, दासों को ले जाकर बेच दिया जाता था, और वहाँ से दास युग का जन्म हुआ था। ठीक है। तो इस जो युग में आपने सुना है ना, इसमें सभी दास दासियाँ ऐसी होती थी कि उनको खरीद लिया जाता था और उनको मनचाहा काम करवाया जाता था, और उनकी पूरी ज़िंदगी भर उनको काम करवाया जाता था, और फिर मनचाहा उनको पैसे दिए जाते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम किया है तो उनके काम के मुताबिक उनके पैसे मिलते थे। कि जो खरीदता था, जो जैसे कि एक नियोजक होता था, नियोजक या पूंजीवादी कह सकते हो, या पूंजीपति कह सकते हो। ठीक है, पूंजीपति था, यानी कि नियोजक था। वो नियोजक क्या करता था कि लोगों को खरीद लेता था और उनसे काम करवाता था। जैसे कि खेत में ही लगा दिया, स्त्री और पुरुष दोनों का ही व्यापार होता था। ठीक है। तो इन सब को दूर करने के लिए जो विधि लाई गई थी, उस विधि को श्रमिक विधि कहते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है। आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहना। ठीक है। आप इन सबको नोट करना और एक नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। अब देखो, हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। देखो, पूरा नोट्स हिंदी में है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ब्रिटिश शासन काल से ही लेबर लॉज बनाए जाने लगे थे। उनमें अधिकांश ब्रिटिश नियोजकों के हितों के को माध्यम में रखकर बनाए गए थे। ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश काल में जो श्रमिक विधि है, ये बनाना प्रारंभ हो गया था, लेकिन इनमें फ़ायदा किनको होता था? फ़ायदा होता था नियोजकों को। ठीक है। अब देखो, जो ब्रिटिश जो कानून थे वो कैसे लगे थे? बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1819, श्रमिकों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करने पर उन्हें दंडनीय अपराध दिया जाता था। यानी कि बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1819 में ये कहा गया है कि जो भी श्रमिक है, वो अगर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा तो उन्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है। तो जो जो थोड़े बहुत लोग थे, जो श्रमिक थे, जो जो नियोजकों के ऊपर मतलब कन्फ्लिक्ट आता था, श्रमिक और नियोजक का, तो वहाँ पे जो जो श्रमिक थे, जो अपनी आवाज़ ऊंची करके ऊंची उठाने की कोशिश करते थे, वो बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1819 जब ये एक्ट आया, तो जो लोग आवाज़ उठाते थे, वो लोग भी डर गए और उन्होंने आवाज़ उठानी बंद कर दी। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1919 के पूर्व में संवैधानिक क्रियाकलाप रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1919 तक तो ऐसा सब कुछ नियोजक ही सब कुछ थे। ठीक है। लेकिन 1919 के बाद का रूप कुछ और हुआ। अब 1919 से पहले जो विधि बनी है, जो एक्ट बने हैं, उनको देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 तथा इंडियन काउंसिल एक्ट के अनुसार होते थे। इस समय तक लेबर लॉज की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट नीति का अभाव था। ठीक है। यानी कि इस टाइम तक जो लेबरों के लिए था, जो कानून विधि थी, उनमें स्पष्टता नहीं थी। ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि श्रमिकों के लिए कोई भी काम इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, 1919 तक। ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लेबर लॉज से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया गया। यानी कि अब जो संवैधानिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख 1919 में
के एक्ट में बताया गया, ठीक है, लेबर लॉज के बारे में। इस गवर्नमेंट एक्ट 1919 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को श्रम से संबंध प्राय सभी महत्वपूर्ण प्रोविंस यानी प्रांतीय सरकारें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। यानी कि 1919 जो अधिनियम है ना, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को श्रम से संबंधित यानी कि जो श्रम से संबंधित सभी कानून मतलब उनको राइट दे दिया गया। जो सेंट्रल है ना, यानी कि केंद्र सरकार को ये अधिकार दे दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्या अधिकार दिया गया? अधिकार ये दिया गया है कि जो श्रमिक वर्ग है उन श्रमिक वर्गों के लिए कोई भी कानून उनके पक्ष में बनाने का अधिकार है। यानी कि श्रमिक वर्ग का कोई शोषण ना कर सके, उस शोषण को रोकने के लिए जो अधिकार दिए गए, ठीक है, वो अधिकार थे 1919 में, ठीक है। प्रांतीय सरकारें केवल रिजर्व विषयों पर ही श्रम विधान बना सकती थी। जो प्रांतीय सरकारें थीं वो केवल रिजर्व विषयों पर ही श्रम बना सकती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 35 श्रम संबंधी विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: फेडरल लिस्ट में, कंक्रीट लिस्ट में और प्रोविंशियल लिस्ट में, ठीक है। संघ सूची, संवर्धित सूची, ठीक है। अब देखते हैं आगे। लेबर कॉन्फ्रेंस 1943 के अनुशंसा के अनुसार के आधार पर 1944 में रेगुलेटिंग ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता में लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की नियुक्ति हुई, ठीक है। तो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की नियुक्ति कब हुई? 1943 के अनुशंसा के आधार पर 1944 में, ठीक है। इस कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कई महत्वपूर्ण श्रम अधिनियम बनाए और पुराने कानूनों में संशोधन किया, ठीक है। अब आपने इधर देख लिया, आप थोड़ा इधर भी देख लो। अब आते हैं श्रमिक विधि। तो देखो, श्रम पहले ऐसा होता था कि श्रम का व्यापार होता था, ठीक है। उस श्रम के व्यापार से दास और दासता युग प्रारंभ हुआ और उस दास और दासता युग में ही जो औद्योगिक क्रांति थी, उस औद्योगिक क्रांति में लाइजर फेयर थ्योरी आई। और इस लाइजर फेयर थ्योरी में क्या होता था कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की स्वतंत्रता, इसका नाम था, ठीक है। जो लाइजर फेयर थ्योरी आई और इस लाइजर फेयर थ्योरी का आधार था फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर संविदा की स्वतंत्रता, ठीक है। जो पूंजीपति थे वो व्यक्तिगत तरीके से संपर्क में आते थे श्रमिकों के, ठीक है, जिसकी व्यक्तिगत तरीके से यानी गवर्नमेंट अलॉट नहीं करती थी, वो खुद ही श्रमिकों को व्यक्तिगत तरीके से उनके संपर्क में आते थे। और इस तरह ऐसा होता था तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि समान कार्य के लिए समान जो वेतन का आधार था ना, कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा नहीं होता था। समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन निर्धारित करता था, वो पूंजीपति निर्धारित करता था कि कितना वेतन देना है और कितना नहीं देना है, ठीक है। और इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भी सरकार थी वो इन्वॉल्व नहीं होती थी कि समान कार्य में अगर कोई भी कंप्लेन करता था तब भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती थी, वो दूरी रहती थी पूंजीपति से, क्योंकि पूंजीपतियों का दबदबा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिर धीरे धीरे के और इससे क्या होता था कि श्रमिकों का शोषण बढ़ गया, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी नहीं तो जो पूंजीपति मनचाही मतलब कहते हैं काम तो ज़्यादा ले लेंगे लेकिन फिर उस हिसाब से पैसे देंगे नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता था, श्रमिकों का शोषण होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम बदला और वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की थ्योरी आई, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो भी गवर्नमेंट सरकारें होती थी, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो भी सरकारें होती थी वो इन्वॉल्व हो गई। देखो, जब तक समान कार्य के लिए ये जो लाइजर फेयर थ्योरी आई थी तब तक तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जब वेलफेयर स्टेट की थ्योरी आई तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और ये थ्योरी ही यही लोग सरकार ही लेकर आई थी। और इस कल्याणकारी राज्य में जो थ्योरी थी इसके आधार पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो श्रमिक वर्ग है ना उनको एजुकेटेड, जो श्रमिक लोग हैं उनको एजुकेशन में बढ़ावा दिया गया। और एजुकेशन से क्या हुआ कि जो श्रमिक संघ है वो
एजुकेटेड हो गए, यानी कि वो शिक्षित हो गए। जब शिक्षित हो गए तो नियोजक या पूंजीपति में इनके बीच टकराव उत्पन्न हो गए। ठीक है। और फिर जब टकराव हुए तो प्रो- तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन था वो धीरे धीरे प्रभाव में आने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में श्रम विधानों का इतिहास देखते हैं। अब देखो, श्रमिक विधि को लेकर नीति बनी बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, 1919 से पूर्व 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1858 का भारत सरकार अधिनियम श्रमिकों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाया। ठीक है। अब 1919 के एक्ट में क्या क्या था कि इसमें केंद्र कोई भी लॉ नहीं बना सकते थे, लेकिन राज्य बनाता था। और राज्य कैसे बनाता था कि राज्य आरक्षित विषयों विषयों जो श्रम से संबंधित थे उन पर लॉ बनाता था। इसमें भी केंद्र अभी भी इन्वॉल्व नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, ना कि केंद्र। ठीक है। 1919 तक, जो 1919 के एक्ट में ये बातें कही गई हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 श्रम को लेकर कानून बनाए गए और 3 श्रेणियों में बांट दिए गए। ठीक है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। उस भारत सरकार अधिनियम में श्रम को लेकर कानून बनाया गया। ठीक है। श्रम को लेकर कानून बनाया गया और श्रम को लेकर कानून बनाने के बाद इस श्रम के कानून को 3 श्रेणियों में बांट दिया: संघीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। ठीक है। ये 3 प्रकार की सूचियाँ थीं। ठीक है। और इन तीनों तीनों सूचियों में श्रम को विभाजित कर दिया गया। ठीक है। अब श्रम विधि बनाने में योगदान देखो किसका किसका रहा है। रॉयल कमीशन आयोग, ठीक है, 1929 में आया। रॉयल कमीशन आयोग 1929 में आया। 1919 के बाद की ये सारी घटनाएं हैं। और 1919 के बाद के 1935 में तो देखो, ये जो श्रम था उसमें केंद्र कोई भी लॉ नहीं बना सकता था, लेकिन राज्य बना सकते थे। ये अधिकार राज्य को दे दिया गया था कि आप लॉ बनाइए। ठीक है। और इस तरह से 1935 में भारत सरकार अधिनियम में श्रम को लेकर कानून बने और कानून को 3 श्रेणियों में बांट दिया: संघीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। ये सब कानून क्यों लाते थे? ये सब कानून इसलिए बनाए गए थे जिससे कि श्रमिक वर्गों का शोषण ना हो पाए, उनका उद्धार हो और वो धीरे धीरे अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। ठीक है। अब श्रम विधि बनाने में योगदान देखो किसका किसका रहा है। रॉयल कमीशन आयोग 1929 का, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी 1937, बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी 1938 और अदाकार कमेटी 1943। अदाकार कमेटी को लेबर कॉन्फ्रेंस कहा जाता था इंग्लिश में। ठीक है। और जो अदाकारी कमेटी के से ही लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944 आई। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944 किसकी अनुशंसा पर आई है? अदाकारी कमेटी की अनुशंसा पर। अदाकार कमेटी कब बनी थी? 1943 में बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो 1944 से किसकी अनुशंसा पर बनी है? तो 1944 की जो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी है वो अदाकारी कमेटी यानी कि लेबर कॉन्फ्रेंस कमेटी 1943 की अनुशंसा पर बनी है। ठीक है। हो सकता है कि पूछ ले कि बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी कब बनी? 1938 में। बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी कब बनी? 1937 में। ठीक है। देखो, बा से नाम याद रख लो, बा वीपी है ना, तो 37-38। रॉयल कमीशन आयोग कब बनाया? 1929 में। ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ठीक है। अब देखो, नोट करने वाली क्लिक क्या क्या है। इन सब के माध्यम से लॉज में संशोधन कर श्रम कानूनों को श्रमिकों के लिए उपयोगी बनाए गए। ठीक है। जो रॉयल कमीशन आयोग है और बॉम्बे टेक्सटाइल और बिहार, ठीक है, इनमें जिसके 37-38 में जो कानून बना है, और अदाकार कमेटी 1943 और अदाकार कमेटी की सिफारिश पर अनुसार पर 1944 इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई थी। इन सब में सुधार कर दिया गया, संशोधन किया गया और एक बेहतर कानून लाया गया। किसके लिए? श्रमिकों के लिए। ठीक है। श्रमिकों के लिए बेहतर कानून लाने का प्रयास किया गया। अब देखो, स्वतंत्रता के बाद श्रम कानूनों का विकास कैसे हुआ। स्वतंत्रता के बाद श्रम कानून का विकास, देखो विकास प्रभावित कैसे आए? नए अनुभवों व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए विचारों से। ठीक है। 1947 के बाद
1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। और आज़ादी के बाद जो श्रमिक कानून है उनमें बहुत तीव्र गति से विकास आया। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब हम गुलाम होते थे तो हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता था, लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हम नए अनुभव प्राप्त करेंगे, नए लोगों से बातचीत करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई सोच विकसित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से सामाजिक आर्थिक विकास हुआ और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने नई नई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, इस तरह से जो श्रम विधान है ना, श्रम लॉ है, इनको कुछ वर्गों कुछ चीज़ों में बांट दिया गया, जैसे कि भारतीय संविधान, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक विकास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से श्रम विधान में विकास हुआ। वर्तमान व अतीत की कमीशनों व कमेटियों की अनुशंसाओं पर श्रम विधान का विकास हुआ, जिसके भी आप देख कर आए हैं। ठीक है, 37 का, 38 का, 43 का और 44 का, आधाकार कमेटी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कमेटी और रॉयल कमीशन, ठीक है, बॉम्बे टेक्सटाइल और बिहार, ठीक है, इन सब में ये सब जो भी हैं इन सब ने श्रम विधान यानी कि लेबर लॉज बनाने में काफ़ी योगदान दिया है। ठीक है, और बड़े लेवल पर नए विचारों तथा संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इन सब के माध्यम से जो लेबर लॉज है ना, इनको बनाने में आसानी मिली है। इन सब का प्रभाव श्रम कानून पर पड़ा है। हमारे संविधान की उद्देशिका में हमारे राज्य कल्याणकारी व समाजवादी होने की बात कही गई है। हमारे जो संविधान है ना, उसकी उद्देशिका में लिखा गया है कि हमारा राज्य कल्याणकारी व समाजवादी होने की बात कही है। श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा देखते हैं। ठीक है, श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा। अब ये कैसे होती है कि संवैधानिक प्रावधानों द्वारा और संवैधानिक यानी कि स्टैच्यूटरी लॉ विधियों के द्वारा। श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा दो टाइप से होगी कि संवैधानिक प्रावधानों द्वारा और संवैधानिक विधियों द्वारा। ठीक है, देखो, श्रम कानूनों को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए निम्न संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। हम जो श्रम कानून को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए निम्न संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्रम कानून है यानी कि श्रम जो लॉ हैं, जो लेबर लॉज हैं, उनको समाज पर कैसे लाया जाए, जैसे कि समाज पर जो श्रमिक कानून है, श्रमिक विधियाँ हैं, इनका पौष्टिक प्रभाव पड़े, यानी कि इनका धनात्मक यानी कि इनका सकारात्मक प्रभाव पड़े और ज़्यादा ज़्यादा प्रभाव पड़े। ठीक है, तो इस प्रभाव को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए, इन उपबंधों के बारे में हम देखेंगे। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 4 DPSP, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं जिन्हें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP, ये चैप्टर 4 में है भारतीय संविधान के। ठीक है, अब देखो DPSP में आर्टिकल 38 में साफ लिखा गया है कि राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था देता है। राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था देता है तथा सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस की बात कही है। किसमें कही गई? आर्टिकल 38 में। आर्टिकल फिर से देख लो, आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि जो समाज है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक शास्त्र है, आदि राजनीतिक है, इन सब की जस्टिस की बात करता है आर्टिकल 38। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 39 में राज्य के कुछ कर्तव्य हैं। तीन राज्य के क्या क्या कर्तव्य? सभी नागरिकों को समान रूप से नौकरी, ठीक है, भौतिक संसाधनों को समान रूप से बांटना, सभी लोगों को समान कार्य और समान वेतन। ठीक है, सभी लोगों को समान कार्य दो और समान कार्य पर समान वेतन दो। पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की कुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो सके और आर्थिक व्यवस्था से आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो, रोजगार ढूंढना पड़े। यानी कि 39 में ये बात कही गई है कि देखो, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है आर्टिकल 39 में। ये DPSP यानी कि नागरिक, ठीक है, इसमें है। और इसमें बात कही गई है कि जो पुरुष और स्त्री हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है, और उनकी शक्ति के अनुरूप उन्हें कार्य दिया जाए। और बात कही गई कि जो ऐसे बालक है जो छोटे हैं और किसी कारणवश मतलब कि उनके पास खाने आने अर्थव्यवस्था की वजह से वो काम करने आए हैं, तो उनको रोजगार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और उनको उनकी शक्ति और आयु के हिसाब से उन्हें काम दिया जाए। जिसकी ऐसा होता है कि खानों में काम मतलब जोखिम भरे काम ना करवाया जाए। ठीक है, बालकों को स्वतंत्र व गर्मावी वातावरण शोषण से मुक्त देना हो और आर्थिक व नैतिक परित्याग से मुक्त रखना है।
आर्टिकल 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में उपबंध बताया गया है। मजदूर को खुद के काम करने के लिए तथा प्रॉपर अवकाश का संपूर्ण उपयोग करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक, देखो बात कही गई है आर्टिकल 43 में कि मजदूरों को खुद के काम करने के लिए, जैसे कि अब मजदूरों का आप पूरे दिन मजदूरी करवाते रहोगे, ठीक है, ओवर टाइम पर टाइम ओवर टाइम करवा रहे हो, तो मजदूरों का जो खुद का काम है ना वो काम नहीं हो पाएगा। तो मजदूरों को खुद की जो जिम्मेदारियाँ उन वो मतलब उनको इतना टाइम दिया जाए कि वो अपनी घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकें और उनको प्रॉपर अवकाश भी दिया जाए, यानी कि प्रॉपर छुट्टी दी जाए, ठीक है, जिससे उन्होंने जो काम किया उससे वो पैसे कमाए हैं और उन पैसों से वो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, अपनी अब वो पैसे मतलब उपभोग कर पाएँ जो उन्होंने काम किया है, उस काम के बदले में उन्होंने पैसे प्राप्त किए हैं, पैसे उनको खर्च करने के लिए उनको टाइम तो दिया जाएगा, तब तो वो पैसे खर्च कर पाएंगे, ठीक है। वह सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ग्रामीणों के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा, आर्टिकल 43, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 43 का क्या कहता है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने से संबंधित है। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयोग विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। फिर से देख लो, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित है। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो जो नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, इन इंडस्ट्रीज में जो कर्मकार हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। हम ऐसा काम करें कि जो नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है ना उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, यानी कि काम करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कहता है। आर्टिकल 23 इसके अनुसार मानव का दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये डीपीएसपी में नहीं आता है, ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया। बलात् श्रम मतलब मानव के जो मानव है, मानव की तस्करी आपने सुना होगा कि मानवों को खरीदना बेचना ये सब निषेध है। और बालात श्रम यानी बालकों को उनकी, अगर वो बालक छोटे हैं तो उनको आप काम नहीं देंगे, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष की कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम नहीं कराया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि 14 साल से कम आयु के बालकों को किस आर्टिकल में उनसे जोखिम भरे काम ना करने के लिए कहा गया। तो आर्टिकल 24 ये बात कहता है, ठीक है। अब आते हैं श्रम कानूनों का समेकन। वेतन संहिता 2019, ठीक है। वेतन संहिता 2019 क्या कहता है। कोड ऑन वेज बिल 2019। आवश्यकता, राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक को निश्चित करना, यानी कि सभी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है वेतन संहिता विधेयक 2019, ठीक है। वेतन संहिता 2019 सभी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देता है, ठीक है। इसको डिफाइन करता है मजदूरी की गणना कैसे की जाए, सभी राज्यों के लिए एक समान मजदूरी भुगतान का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, ये सब वेतन संहिता 2019 बता रहा है, ठीक है। इससे लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ मिला है या लाभ मिलेगा। 2019 जो वेतन संहिता विधेयक है इससे 50 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। अब वेतन संहिता श्रम सुधारों में केंद्र द्वारा उठाया गया ये पहला कदम है, ठीक है। श्रम सुधारों में वेतन संहिता, अभी तक तो श्रमिकों को शोषण से बचाया गया, लेकिन अब उनके जो सैलरी है ना उसमें इंक्रीज किया गया है, ठीक है। उस सैलरी में इंक्रीज करने का ये पहला कदम है वेतन संहिता 2019। और ये किसने उठाया कदम है, केंद्र ने, ठीक है। केंद्र सरकार 44 केंद्रीय श्रम कानूनों का 4 संहिता में समाहित करने की दिशा निर्देश दिए थे, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिता में समाहित करने की दिशा निर्देश दिए हैं। अब ये देखो 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को इन 4 में बांट दिया गया। देखो पहला कौन है, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संहिता, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता।
जो 44 है ना, इन 44 को इन चार में बांट दिया है। अब देखो विस्तार देखें, वेतन संहिता विधेयक 2019 में मजदूरी, बोनस और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को संशोधित और एकीकृत किया गया है। इस संहिता में 4 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। ठीक है, अब देखो श्रम कानून देखते कौन कौन से। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, यानी मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। मजदूरी भुगतान कानून 1936। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इसको बोलते हैं पारिश्रमिक भुगतान 1936। बोनस भुगतान कानून 1965। और समान पारितोषिक पारितोषिक कानून 1976, यानी कि इक्वल रिमेन्यूरेशन एक्ट 1976। पूरे देश में एक समान वेतन एवं उसका सभी कर्मचारियों के साथ को समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य प्रावधान है कि यह संहिता सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थानों या निर्माण या पेशों पर लागू होगी। ठीक है, जो वेतन संहिता 2019 है ना, ये सब पर लागू होगी, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, निजी हो या पेशे पर लागू हो। ठीक है, पारिश्रमिक में भत्ता, वेतन या मौद्रिक रूप से सम्मिलित अन्य घटक भी होंगे, बोनस पर यात्रा भत्ता को छोड़कर। पारिश्रमिक में जो भत्ता, वेतन और मौद्रिक रूप से सम्मिलित अन्य घटक भी सम्मिलित होंगे। यह केंद्र व राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों के पारिश्रमिक से संबंधित निर्णयों के निर्धारण में अंतर स्पष्ट करती है। ठीक है, अब इससे पहले बारे में देखते हैं, इसको देख लो। हम दो नोट्स से पढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों नोट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो 43 ये सब हो चुका था। ठीक है, लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर सोशल सिक्योरिटी और ये सब हटाओ। 5 ईयर प्लान ये सब देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, अब एक्ट देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर लॉज के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। देखो मूल अधिकारों में क्या क्या बातें हैं, पहले देखते हो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकारों का श्रम और श्रम विधानों से प्रत्यक्ष संबंध है। मूल अधिकारों का श्रम और श्रम विधानों से प्रत्यक्ष संबंध है। आर्टिकल 16 देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सार्वजनिक नियोजन या राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में नागरिकों को समान अवसर देना। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि मतलब सार्वजनिक नियोजन या राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में नागरिकों को समान अवसर देना, आर्टिकल 16 ये बताता है। आर्टिकल 19 देते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 23 देते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। ठीक है, नो फोर्स्ड लेबर, यानी कि कोई भी, आर्टिकल 23 आपको क्या देता है, नो फोर्स्ड लेबर। ठीक है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खानों में कार्य करवाने अवैध है, व्यक्तियों के क्रय विक्रय को निषिद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं DPSP की। अब देखो, अभी तक हमने मौलिक अधिकारों की बात कर ली, अब आते हैं DPSP पर। आर्टिकल 38 क्या कह रहा है, आर्टिकल 38 कह रहा है कि सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण को प्रोत्साहित देने का प्रयास करेगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो। आर्टिकल 39 ये कह रहा है कि सभी स्त्री पुरुषों के जीवन यापन के लिए यथेष्ट तथा समान अवसर दे। 39D कह रहा है कि स्त्री एवं पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 39E कह रहा है कि पुरुष व स्त्री कर्मकारों की स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो, वे अपनी उम्र और सामर्थ्य के अनुपयुक्त व्यवसाय अपनाने के लिए कभी बाध्य न हो। ठीक है, ये आर्टिकल 39E बात करता है। ठीक है, यानी कि जो पुरुष और स्त्री हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति पर प्रभाव ना पड़े, बालकों की कोमलता का दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, और वे उनको अपनी उम्र के अनुरूप व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य न किया जा सके। 39F देखो क्या कहता है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमा की दशाओं में स्वस्थ ढंग से विकसित होने का अवसर और सुविधाएं मिल सकें, उनकी बाल्यावस्था या युवावस्था शोषण से मुक्त हो। ठीक है, आर्टिकल 39 कहता है
कि जो बालकों की स्वतंत्रता और गर्मामयी दशाओं में स्वस्थ ढंग से विकसित होने का अवसर मिले और सुविधाएं मिल सके, उनकी बाल्यावस्था और युवावस्था का शोषण ना हो सके। सिंपल सी बात यह है कि बालकों को गर्मामय वातावरण मिले, वो जिससे कि उनकी उनके जीवन का उनके बाल्यकाल का या उनके युवावस्था का कोई भी शोषण ना कर सके। आर्टिकल 41 देखो क्या कहता है कि सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत सबको काम और शिक्षा पाने का समान अवसर दिलाएगी। यह ठीक है, एवं बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता की प्रभावी व्यवस्था करेगी। आर्टिकल 41 कह रहा है कि अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत सबको काम और शिक्षा के समान अवसर देगी और बेरोजगारी, बुढ़ापे आदि में सहायता करेगी। आर्टिकल 42 कह रहा है कि भारत जो सरकार है, सरकार कार्य की न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं तथा प्रस्तुति राहत की व्यवस्था करेगी। ठीक है, यानी कि ये जो आर्टिकल 42 ना, ये ज़्यादातर ठीक है बीमैन पर लागू होता है। ठीक है, प्रसूति राहत की व्यवस्था करेगी मानवीय दशाओं तथा प्रसूति पर। आप इसको देखो, लेडी डिपार्टमेंट की बात की गई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। विभिन्न कानूनों का आज़ादी से पहले एवं आज के परिदृश्य में, विभिन्न कानूनों का आज़ादी के पहले एवं आज के परिदृश्य में देखते हैं। पोजीशन बिफोर 1919, ठीक है, 1919 से पहले की बात देखते हैं। ठीक है, तो 1919 से पहले की हम इसमें देखेंगे, और 1919 से लेकर 1947 यानी कि हमारा जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक क्या क्या पोजीशन थी उसके बाद देखेंगे, और 1947 मतलब हम आज़ादी की बात हमारी क्या पोजीशन रही है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो प्लांटेशन लेजिस्लेशन। ठीक है, बागान श्रमिकों की भर्ती करने वालों के लिए लाइसेंस रखने, उत्प्रवासियों के पंजीकरण, न्यूनतम मजदूरी संबंधित उपबंध, श्रमिकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध का निर्धारण। ठीक है, ये जो श्रमिकों का अध्ययन नियम मतलब ये सब किस में था, 1928 नहीं 1828। ठीक है, जो बंगाल अधिनियम एक्ट आया ना, अभी हमने पढ़ा था बंगाल अधिनियम एक्ट 1928, ये सब वही था कि श्रमिकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडनीय अपराध दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो 1900 यहाँ पर तो ये बात कही गई है 1919 के पहले की पोजीशन थी। 1919 के बाद और स्वतंत्रता से पहले तक क्या बात है कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने चाय बागान के उत्प्रवासियों की दशा में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार दिए। दंड नियमों को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय सरकारों को कुछ बागान क्षेत्रों को रेस्ट्रिक्ट करने की एरिया घोषित कर दिया, यानी कि ऐसे बागान जो खतरनाक हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, 3 वर्ष की नौकरी करने पर घर वापस जाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, और रॉयल कमीशन ये जो लेबर है ये कब आया है, ये आया है 28। ठीक है, अब आते हैं 1947 के बाद कि 1951 में बागान श्रमिक अधिनियम बनाया गया, और इस अधिनियम के साथ और भी जोड़ा गया कि बागान श्रमिकों के हित में स्वास्थ्य कल्याण, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल और आदि प्रावधान लागू किए गए। ठीक है, यानी कि इन्होंने इसमें काम तो खूब अच्छे से कराया, लेकिन जो श्रमिक है ना उनको कितने घंटे काम करना है इसकी कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है, अब आते हैं फैक्ट्री लेजिस्लेशन यानी कारखाना विधान। देखो, फैक्ट्री लेजिस्लेशन कारखाना विधान एक्ट 1881 में बनाया गया। भारतीय सूती वस्त्र कारखानों में कार्य के लिए घंटों, बालकों के नियोजन पर रोक, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि संबंध विधि के अभाव और सस्ती दर पर श्रमिकों की उपलब्धता। ठीक है, फिर से देखते हैं, भारतीय सूती वस्त्र कारखानों में कार्य के घंटों, बालकों के नियोजन पर रोक और सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंध विधि का अभाव, सस्ती दर पर श्रमिकों की उपलब्धता। ठीक है, सस्ती दर पर श्रमिकों की उपलब्धता और भारतीय वस्त्रों की उत्पादन लागत इंग्लैंड के वस्त्रों से कम होती थी। इस कारण
इस कारण जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सरकार से भारत के कारखाना अधिनियम बनाने का दबाव डाला गया। ठीक है। और 1858 में फैक्ट्री कमीशन और 1911 में नया कारखाना अधिनियम बनाया गया। अब इसके द्वारा क्या हुआ कि कार्य के घंटे तय किए गए, चिकित्सा की जांच और खतरनाक कामों पर बालकों एवं के लिए नियोजन आदि प्रतिबंधित किए गए। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 1922, इसमें यांत्रिक शक्ति द्वारा चलाए जाने वाले उन सभी प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। ठीक है। वयस्क कामगार 11 घंटे और 11 घंटे या 60 घंटे पर सप्ताह है, मतलब 7 दिनों में 60 घंटे और एक दिन में 11 घंटे, और 6 घंटे बाद उसे ब्रेक लेना होगा, और साप्ताहिक छुट्टी, ये सब शामिल किए गए। ठीक है। जो फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 1922 में संशोधन कर ये सब इन सब चीज़ों में शामिल किए गए। ठीक है। बालक माइनिंग एज 12 ईयर्स थी, यानी कि जो बालक 12 वर्ष तक से नीचे है तो वो खानों में काम नहीं करेगा। 6 घंटे से अधिक अवधि तक कोई उसको काम नहीं लिया जाता है, यानी कि उससे कम से कम 6 घंटे तक काम कराया जाता है, लेकिन जो बालक नहीं है तो उससे 11 घंटे आप काम कर सकते हैं पर डे। ठीक है। और ओवर टाइम वेज 5/4। ठीक है। खतरनाक कार्यों में महिलाओं व 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की नियुक्ति पर निषेध लगाया गया। और 1934 में नया फैक्ट्री विधि बनी, 1934 में। अब आते हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1934 के बारे में। फैक्ट्री एक्ट 1934 को हटाकर फैक्ट्री एक्ट 1948 बनाया गया, और यह फैक्ट्री एक्ट कुछ संशोधन के साथ देश में आज भी लागू हुआ है। ठीक है। कारखानों में कार्य की दशाओं के संबंध में मैन स्टैंडर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। कारखाना अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है, कारखाना अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है, लेकिन इसका प्रशासन एवं क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा होता है। ओके, उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस सब चीज़ों को नोट भी करते रहना। ठीक है। ये हिंदी में नोट्स है, ये सब चीज़ों को नोट करते रहना अपनी लैंग्वेज में।